हाय गाइस। यार ऐसा है कि अभी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग का चल रहा है ना, तो आई थॉट कि क्यों ना एक काम किया जाए। जो भी थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें मे बी किसी में थोड़ी ट्रिकी इंटीग्रेशन है, या किसी में कोई थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज नहीं होता, कहीं कहीं जगह यूज होता है। तो आई थॉट कि उसके लिए हम ना थोड़ी सेपरेट सी वीडियोस बना लें। अब सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग देखते रहना। मतलब जिसका टारगेट जेई एडवांस्ड है वो तो जरूर देखे, बाकी जिसका टारगेट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स है ना, वो भी अप्रिशिएट करे इसे। और कोशिश करेंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर ऐसी वीडियोस बनती रहें और आप लोग देखते रहें, एंजॉय करते रहें। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम लोग इरोडोव से लेंगे, कुछ होंगे जो इरोडोव से नहीं भी होंगे, क्योंकि इरोडोव एक ऐसी बुक है जो आप पूरी कर लो तो जहां तक जेई एडवांस ओलंपियाड्स की बात है, तो इट इज ऑल बेसिकली टेकन केयर ऑफ, अगर आप कंसेप्चुअली वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिलहाल चलिए हम इरोडोव की बात साइड पे करके अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, लेट अस बिगिन विद दोस। तो आज सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है ना, वो एक्चुअली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डिस्कस करूंगा ही नहीं। आई विल डिस्कस दैट फ्रॉम ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें पता ही है कि ग्रेविटेशन के और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं, है ना। फॉर्मूलाज भी सारे सेम होते हैं, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है, बाकी तो सारा सेम ही है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो आज ये है कि हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं समथिंग नोन एज शेल थ्योरम। तो हम ना उन शेल थ्योरम के प्रूव कर लेते हैं। शेल थ्योरम 1 का भी प्रूव कर लेते हैं और शेल थ्योरम 2 का भी प्रूव कर लेते हैं। अब ये जो प्रूफ्स हैं ये वैसे तो दो तरह से हो सकते हैं। एक यूजिंग इंटीग्रेशन, जिससे बेसिकली सब कुछ ही प्रूव हो सकता है दुनिया में, और दूसरा है यूजिंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉलिड एंगल्स। अब जब हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तब भी हमें अल्टीमेटली इंटीग्रेशन तो करनी पड़ती है, बट इट मेक्स थिंग्स अ लिटिल बिट इजियर। तो अभी सॉलिड एंगल की लेंगे, वो वीडियो में लेटर ऑन अपलोड करूंगा, हाउ टू यूज सॉलिड एंगल। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इंटीग्रेशन से, प्योर इंटीग्रेशन से ये चीज शेल थ्योरम 1 और शेल थ्योरम 2 को प्रूव करना है। तो बात करते हैं नंबर 1 की, शेल थ्योरम नंबर 1। अब ये कहती है कि लेट्स टॉक फ्रॉम ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो शेल थ्योरम नंबर 1 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्फीयर है, चाहे वो हॉलो हो, सॉलिड हो, शेल हो, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और उसमें जो डेंसिटी है वो रेडियल फंक्शन भी हो सकती है, रेडियल कोई भी फंक्शन हो भले ही। तो शेल थ्योरम 1 ये कहती है कि अगर आपको कोई भी बाहर के पॉइंट पे फील्ड या पोटेंशियल या कुछ भी निकालना है, तो आप उसका सारा मास या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा चार्ज आप सेंटर पे प्लेस कर सकते हैं। तो अब इसका प्रूफ क्या है? तो हम एक काम करते हैं, हम एक हॉलोस्फीयर ले लेते हैं, ठीक है ना, वेरी थिन, एक बहुत ही थिन हॉलोस्फीयर ले लेते हैं ये। और फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्रेविटेशन की। तो लेट्स से कि इसका मास जो है ना वो है m और रेडियस है इसका r। अब इसका सेंटर है c। और वैसे तो हमें बात फील्ड की करनी होती है, लेकिन फील्ड से ज्यादा इजी जो इंटीग्रेशन है ना वो पोटेंशियल की होती है। तो हम जबरदस्ती की मेहनत क्यों करें, हम मेहनत उतनी ही करें जितनी की रिक्वायर्ड है। तो ये मेरा पॉइंट P है। अब मान लीजिए कि इस P पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कुछ r है, ठीक है, और जो रेडियस से बड़ा है ये r, जिसकी डायरेक्ट इंप्लीकेशन है कि दिस पॉइंट P इज बेसिकली आउटसाइड दिस हॉलोस्फीयर। मास m है, रेडियस r है। मैं एक काम करता हूं, मैं चुपचाप इस स्फीयर का ना P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो पोटेंशियल मैं क्यों निकाल रहा हूं। इनफैक्ट इसके दो कारण है। तो मुद्दा यहां ये बना कि व्हाट इज द पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ r ऑफ दिस यूनिफॉर्म स्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे यूनिफॉर्म मान रहा हूं। इनफैक्ट अगर मैंने ये प्रूव कर लिया ना, तो सॉलिड स्फीयर हो या फिर छोटा रेडियस r और बड़े रेडियस r वाला एक शेल हो, सबके लिए प्रूव हो जाता है अगर आपने इसके लिए प्रूव कर दिया तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक स्फीयर है, हॉलो है, हॉलो बास्केटबॉल, ठीक है ना, रबड़ की बॉल नहीं है, बास्केटबॉल है। तो सिर्फ सरफेस पर मास है इसके। तो मैंने हमेशा जैसे करते हैं एक थीटा पे जाकर और डी थीटा सबटेंड करता हुआ बेटा एक रिंग इमेजिन किया है।
अब ये रिंग इसके सरफेस पे है ऐसे, अब ये रेडियस आर है, ये एंगल जो है वो डी थीटा है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो आपका रिंग आपने बनाया है ये वाला, ये यार 2D पे बना रहा हूँ इसलिए आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ना 3D में ये पूरा एक रिंग है गोल, एक गोल रिंग है, ठीक है। तो इस की जो विड्थ है ये है आर डी थीटा, और ये जो इसका रेडियस है, क्योंकि ये आर है और ये थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और जिसका रेडियस है ना वो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो अगर कोई पूछे कि जो ये आपने डिफरेंशियल रिंग लिया है, इस रिंग का छोटा सा मास कितना है, तो मैं कहूंगा टोटल मास m है, सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ छोटा रिंग। अब रिंग का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, रिंग की लेंथ होती है 2 पाई आर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका जो रेडियस है वो आर नहीं है, वो आर साइन थीटा है। ये तो होगी रिंग की लेंथ इनटू विड्थ, अब विड्थ होगी आर डी थीटा, तो ये कट कटा के ना m/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा हो जाता है dm। ये किसी भी रिंग का मास है अगर इस रिंग को एक स्फीयर के ऊपर जनरेट किया गया तो। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वैसे तो बहुत इजीली आ गया ये, इवन ये एक्सप्रेशन भी हम लोग यूजिंग सॉलिड एंगल बड़े आराम से लिख सकते हैं, वो आना चाहिए आपको, वो सॉलिड एंगल कर लें एक बार उसके बाद देखेंगे, अभी विदाउट सॉलिड एंगल कर रहे हैं सारा, मास आ गया इसका। अब एक बात बताइए, ये एक रिंग है, तो जरा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ बैक इन टाइम। याद रखना जब एक कोई भी रिंग होता है जिसका मास m और रेडियस r है, तो उसके एक्सिस पर अगर कोई भी डिस्टेंस x है, तो इसका जो पोटेंशियल होता है पहली बात तो वो स्केलर होता है, और वो होता है माइनस जी एम अपॉन ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r, विच इज बेसिकली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यही पोटेंशियल की खासियत है, दिस इज व्हाट मेक्स पोटेंशियल अ स्लाइटली इजियर थिंग टू वर्क विद, कि पहली बात तो पोटेंशियल स्केलर होता है, और दूसरी बात उसके उसके फंक्शंस भी थोड़े सिंपलर होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज व्हाट मेक्स पोटेंशियल अ लिटिल बिट इजियर टू वर्क विद। तो इनफैक्ट इसी आंसर को ना हम पोटेंशियल को जी एम बाय स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, जहां स्मॉल आर ये स्लांट लेंथ हो गई है। तो अब मेरे को एक बात बताइए, इफ दैट इज द सिचुएशन, है तो ये भी एक रिंग ही, अब मेरे को इस रिंग का पोटेंशियल पी पे निकालना है, अब क्योंकि डिफरेंशियल रिंग है इसलिए पोटेंशियल भी छोटा सा होएगा डीवी। अब वो पोटेंशियल का फॉर्मूला था जी एम बाय स्लांट लेंथ, तो एक माइनस को भूलना नहीं है, मास की जगह डीएम हो गया, और बेटा ये थी स्लांट लेंथ ये वाली है, तो इस स्लांट लेंथ को ना एल कह दो, तो जी डी एम बाय एल हो गया ये, ठीक है ना, स्लांट लेंथ है। तो इस डीएम को पुट कर देते हैं, तो जी एम साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2l, कुछ नहीं किया, इस डीएम को यहां पुट कर दिया मैंने, ये डीवी आ गया। ऑफ कोर्स हम इस डीवी को भी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल तो एल है ना, वो भी वेरी करता रहेगा, और ऑफ कोर्स एक वेरिएबल थीटा है, तो इनमें कोई रिलेशन तो लेके आना ही पड़ेगा, तो वो रिलेशन आई थिंक कोसाइन रूल से आ जाएगा। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, दिस ट्राइंगल ओवर हेयर, तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग कोसाइन रूल लगा लें, तो कोसाइन रूल बोलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR एंड कॉस थीटा, ठीक है ना, ये कोसाइन रूल होता है। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी, अब सुनिए, अब ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, ये रिलेशनशिप एल और थीटा के बीच में है। याद रहे यहाँ आर और कैपिटल आर, आर और कैपिटल आर ये फिक्स्ड है, आर है रेडियस ऑफ स्फीयर वो भी फिक्स्ड है, स्मॉल आर है पी का डिस्टेंस वो भी फिक्स है, तो वो वेरिएबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन लिखते ही हम इसके डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो दिस इज नॉट लाइक डिफरेंशिएशन, दिस इज वंस अगेन टेकिंग डिफरेंशियल्स। अब यार जैसे ही आप इसके डिफरेंशियल्स लेंगे, एल स्क्वायर का बन जाएगा 2l dl, इधर आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस बाहर 2 बाहर आर बाहर स्मॉल आर बाहर, कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां से एक काम करते हैं, माइनस से माइनस उड़ा देते हैं, 2 से 2 उड़ा देते हैं, मेरे पास साइन थीटा डी थीटा, ये पता क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहां मेरे को साइन थीटा डी थीटा दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से साइन थीटा डी थीटा को उठा लिया, वो हो गया एल डी एल अपॉन आर इंटू आर,
और इस साइन थीटा को मैंने चक के रख दिया यहां, तो बेटा डीवी पता कितना आ जाएगा, माइनस जी एम एल डी एल अपॉन 2l, और एक है ऊपर नीचे r और एक है स्मॉल r, और देख रहे हो इतना प्यारा सा, हाय 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 हाय, इतना प्यारा सा इंटीग्रल बन गया, क्योंकि इसमें सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय डीएल के। उधर v है जिसकी इंटीग्रेशन होनी है, उधर l है जिसकी इंटीग्रेशन होनी है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बेटा g बाहर m बाहर r बाहर स्मॉल r बाहर, इधर हो गया डीएल इसकी इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट्स, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब वैसे तो स्फीयर्स की लिमिट्स लेना भी तक आना चाहिए, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि when you start taking these rings, छोटे से रिंग्स, तो आप स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि यहां से ना आपने थीटा नापना स्टार्ट किया है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 है, यू आर बेसिकली हियर। नाउ व्हेन यू आर हियर, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज x। फिर थीटा बढ़ता जा रहा है, तो थीटा जब बढ़ रहा है तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, थीटा बढ़ने पे ना आप सिर्फ ऊपर के एलिमेंट्स नहीं ले रहे हैं, जब थीटा बढ़ रहा है तो आप पूरे रिंग्स इकट्ठे करते जा रहे हैं। तो जब आप रिंग्स इकट्ठे करते जाएंगे, तो द मोमेंट यू रीच द पॉइंट y, आप ऊपर नीचे पूरा का पूरा स्फीयर कैप्चर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में करनी होती है, तो थीटा 0 से शुरू होता और पाई पे जाके खत्म होता, 0 से पाई, तो पूरा ऐसे देखो, ऐसे पूरा स्फीयर इकट्ठा हो जाता आपके पास। लेकिन मेरी इंटीग्रेशन थीटा के ऊपर नहीं है, फाइनली मैंने थीटा को एल के टर्म्स में लिख दिया, तो मेरी इंटीग्रेशन एल के टर्म्स में, एल क्या है, स्लांट लेंथ है। तो एक बात बताओ, जब आप एक्स से शुरू करेंगे तो यहां लिख दूं एट एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एल, ये स्मॉल एल, जब आप एक्स यहां हैं तो स्मॉल एल ये वाला डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस पता है कितना है, ये टोटल कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, तो ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ स्फीयर वो है कैपिटल आर, तो ये जो बचा ना, ये बचा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। और जब आप y पे पहुंचेंगे तो y पर यही डिस्टेंस p से हो जाएगा 2r। देखो 2r क्या है, इसका पूरा का पूरा 2r, x से लेके y तक का पूरा डायमीटर है, तो 2r प्लस r माइनस r, विच इज r प्लस r, ठीक है ना। या फिर सिंपल देख लो कि ये डिस्टेंस है कैपिटल R और C से P तक का डिस्टेंस है स्मॉल r, तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो r प्लस r हो गया। इसका मतलब जब आप x पे हैं तो P से डिस्टेंस है स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और जब आप y पे पहुंच गए तो डिस्टेंस है स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और वो हमारी स्लांट लेंथ की लिमिट्स हैं, फ्रॉम r माइनस r टू r प्लस r। तो यहां पे आ जाएगा पोटेंशियल, यहाँ जी एम आर आर सब सही है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बिकम्स एल फ्रॉम आर माइनस आर टू आर प्लस आर, तो ये बन गया जी एम बाई आर इंटू आर, इधर आया आर प्लस आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों ये आर से आर गया उड़, आर और आर बन गया 2r, प्लीज चेक। और ये ना एक 2b है पिक्चर में, ये तो ये एक 2b है पिक्चर में, तो यहाँ भी एक 2 है पिक्चर में, यहाँ भी एक 2 है, और यहाँ भी एक 2 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जी एम बाई 2r, ऊपर आ जाएगा 2r, उड़ जाओ, आंसर सिंपल देख रहे हो यार, इतना ज्यादा प्यारा आंसर, माइनस जी एम बाई आर। यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था पोटेंशियल ऑफ अ हॉलो स्फीयर, और वो पोटेंशियल का जो आंसर आया पी पॉइंट पे, वो आंसर फाइनली कितना आ गया है, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। अब मुझे एक बात बताइए, जो माइनस जी एम बाय स्मॉल आर है, ये तो पोटेंशियल एक पॉइंट मास का होता है, तो यहीं से ही एक बात साबित हो गई कि जो मेरे पास फाइनल आंसर आया है, दिस आंसर इटसेल्फ इज टेलिंग मी दैट इवन इफ आई हैव रिप्लेस्ड दिस स्फीयर विद अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर, ये है एक केस, ये है दूसरा केस, यहां था पॉइंट P, ये है M, R, और इस केस में मैंने सारे मास को सेंटर पे रख दिया, तो ये रहा पॉइंट P। तो बेटा अगर ये सेंटर पे होता और ये डिस्टेंस होता स्मॉल r, तब भी पोटेंशियल कितना आता,
माइनस जी एम बाय स्मॉल आर ही आता। और अगर इसका सारा मास सेंटर पे मान के मैं उसको एम रखूं और ये डिस्टेंस आर ले लूं, तब भी पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। और ये हमने मान के नहीं किया है, ये तो हमने इंटीग्रेशन से निकाला है कि आंसर माइनस जी एम बाय आर है। तो यहीं से ही एक बात साबित हो जाती है कि हम आउटसाइड पर्पसेस के लिए सारा का सारा मास सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं। दिस इज यूजिंग इंटीग्रेशन, इसमें हमने कोई सॉलिड एंगल यूज नहीं किया है। तो पोटेंशियल आ गया माइनस जी एम बाय आर। और ब्यूटी पता है क्या है कि ये ना फिलहाल हम मूव कर रहे हैं इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, इसे आर एक्सिस ही कह दो आप। तो जब आप इस 1D लाइन पे मूव कर रहे हो, तो 1D लाइन पर मूव करते करते जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है वो माइनस जी एम बाय आर आया है। और वो वही है जो कि सारा मास सेंटर पे मान के आता है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जो फील्ड होती है ना, वो होती है माइनस डीवी बाई डी आर, इफ यू रिमेंबर दैट। और ये 1D के केस में होता है, और हमारा इस केस में जो 1D है वो आर एक्सिस है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें डी बाई डी आर ऑफ माइनस जी एम बाय आर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जी एम बाहर चला जाएगा, और 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन। तो देख रहे हो फील्ड कितनी आ गई, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर। बेटा ये फील्ड भी किसकी होती है, एक पॉइंट मास की होती है। यार ये मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने कर दिया कि सारा का सारा पोटेंशियल लिखने के लिए मैंने उसके मास को सेंटर पे मान लिया, और फील्ड लिखने के लिए भी मैंने उसके सारे मास को सेंटर पे मान लिया। ओके, तो दिस इज बेसिकली द प्रूफ ऑफ द शेल थ्योरम नंबर जो भी था इसका, जो आउटसाइड के लिए होती है, कि सारा का सारा मास आप सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं। ओके, एक बार देख लीजिएगा इसे, समझ लीजिएगा इसे, ऑलराइट, अच्छे से। अगली वीडियो में हम लोग इसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे फॉर अ पॉइंट विच इज इनसाइड। ऑलराइट, अब इनसाइड के लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि जो फील्ड है वो जीरो है ना। शेल थ्योरम क्या कहती है कि इनसाइड जो है वो फील्ड जीरो होती है। अब एक मिनट सुनना, एक काम करते हैं, अगली वीडियो का प्रीव्यू मैं आपको अभी दे देता हूं, फिर आप लोग ट्राई करना और उसको मैच करना वीडियो के साथ। अगले केस में आपने करना क्या है, आपने इनसाइड के लिए प्रूव करना है ना, तो इनसाइड के लिए प्रूव करते वक्त आपने बस करना सिर्फ इतना है, जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने सेंटर यहां लेना है, पी पॉइंट को यहां के ही ले लेना है, उसका सेंटर से फिर से डिस्टेंस आपने स्मॉल आर मान लेना है, बिल्कुल वैसा ही एलिमेंट लेना है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है, स्लांट लेंथ की टर्म में करना। मजेदार चीज ये हुई कि अब की बार जो मेरा पोटेंशियल आया था ना, जो वो हमने फर्स्ट केस किया था उसमें माइनस जी एम बाय छोटा आर था। इस केस में जो पोटेंशियल आ जाएगा, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज दिस आंसर। अगर आपका इंटीग्रेशन से ये आंसर आ जाता है, विच मींस योर जॉब इज डन, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट अंदर आ जाता है, तो फील्ड जो होती है वो वंस अगेन माइनस डीवी बाई डी आर हो जाती है। इट इज ऑटोमेटिकली प्रूवन देन दैट द फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगला वीडियो बना दूंगा मैं, डोंट वरी। अब बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये बात हमने प्रूव कर दी किसके लिए, एक हॉलो स्फीयर के लिए, कि उसका सारा मास सेंटर पे रख सकते हैं। तो यार जाहिर सी बात है कि अगर आप एक हॉलो स्फीयर का सारा मास सेंटर पे रख सकते हो, तो इवन इफ यू हैव अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर को भी तो हम हॉलो स्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर हम हर एक हॉलो स्फीयर का जो डिफरेंशियल एलिमेंट आएगा, हम उस पर ये वाली थ्योरम लगा के कह सकते हैं कि उसके मास को सेंटर पे रखा जा सकता है। तो वैसे वैसे जितने भी स्फीयर्स आएंगे उनका सारा मास हम सेंटर पे रख देंगे। यही शेल थ्योरम सॉलिड स्फीयर के लिए भी वैलिड हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आप शेल्स लेंगे उन सबका सेंटर्स तो कॉमन ही होगा ना, तो सारा का सारा मास हमने सेंटर पे रख देना है। यही चीज को यूज करके हम ये भी कह सकते हैं कि कल को अगर डेंसिटी कांस्टेंट ना होके कुछ आर का फंक्शन हो गई, तब भी क्या फर्क पड़ता है यार, है तो फंक्शन सिर्फ आर का ही ना। तो अगर आप किसी भी आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लोगे, तो उस पूरे एलिमेंट पे तो आर कांस्टेंट ही है। तो एटलीस्ट उस एलिमेंट पर जब आर कांस्टेंट है तो वहां पे ये थ्योरम लग सकती है। और फिर वैसे एलिमेंट के मास को अगर आपने सेंटर पे मान लिया, तो वैसे वैसे जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबका मास भी आपने सेंटर पे मान लेना है। तो इतना प्रूव करना बहुत है। अगर आपने हॉलो के लिए प्रूव कर लिया ना, तो सॉलिड के लिए और शेल के लिए अपने आप प्रूव हो जाता है। इवन रेडियल फंक्शन के लिए भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। ओके, तो दिस इज द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस थिंग। ऑलराइट, इसको देखो एंड आई होप कि आपको समझ आ गया हो। दोबारा देख लेना ना है यार तो और क्या। ओके, सो आई थिंक दैट शुड बी इट। थैंक यू, बाय बाय।